ओके, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम है ना पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये आने से पहले आप मुझे बताइए, व्हाट इज लाइट? लाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट इज लाइट? आप लोगों ने 12th वगैरह पढ़ा है तो मेरे पास क्वेश्चन आया एससीवी की एक्सरसाइज करना चाहिए या ऑब्जेक्टिव करना चाहिए, ये सब आपने पढ़ा है बच्चों, सब जयवीर सर से आपने कई बार पूछा होगा ये सब चीजें। तो आप डबल डबल ट्रिपल रिपीट करके कुछ आपके समय खराब कर रहे हो। ठीक है, लाइट क्या है? तो मेरे पास रिप्लाई आ रहा है बीम ऑफ फोटॉन्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स भी ठीक है, बीम ऑफ फोटॉन भी ठीक है, मुझे जो ज्यादा अच्छा आंसर लगा वो लगा सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये मुझे ज्यादा अच्छा आंसर लगा। क्यों? क्योंकि चाहे लाइट को आप वेव मानो, चाहे लाइट को फोटोन मानो, दोनों ही केस में लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इज अ वेव, इज अ एनर्जी, इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। ये जनरलाइज है। लेकिन लाइट को फोटोन बोलने में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप समझा नहीं पाओगे। जैसे वेव ऑप्टिक्स, अभी शायद आप लोग वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ रहे हो पैरेलल में। तो जो वेव ऑप्टिक्स आप पढ़ रहे हो उसमें जो भी आप समझ रहे हो, वाईडीएसी पढ़ रहे हो, इसमें इंटरफेरेंस पढ़ रहे हो, वो आप समझा नहीं सकते अगर लाइट को आप फोटोन मानो। अगर आपने लाइट को सिर्फ फोटोन माना तो आप वहां जो भी हो रहा है वो समझा नहीं सकते हो। तो लाइट को ज्यादा अच्छा तरीका होगा बोलने का, ये सोर्स ऑफ एनर्जी मुझे ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स। वेव जैसे जब वो ट्रेवल करती है तो उसे हम ईएम वेव मानते हैं, जब वो पार्टिकल जैसे ट्रेवल करती है तो उसे हम फोटॉन्स मानते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वही है जिससे हमें लाइट का पार्टिकल नेचर समझ में आया। लाइट को पहले तो वेव माना जाता रहा था। जो वेव ऑप्टिक्स में चीजें आपने पढ़ी वो सब पहले डिस्कवर हो चुकी थी। वो डिस्कवरी के बाद हम ये मानने लग गए थे कि लाइट एक वेव है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अपन ऐसा मानने लग गए थे। लेकिन कुछ चीजें और हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हुआ जो अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमें समझ में आया कि अरे वेव मान के तो ये समझा ही नहीं सकते हैं जो भी हो रहा है। तो फिर यहाँ पे आइंस्टाइन ने प्रपोज करा कि लाइट को आप पार्टिकल मानो, लाइट को फोटॉन्स मानो। अब आइंस्टाइन ने क्या सजेस्ट करा, क्या माना, वो पहले अपन लिख लेते हैं, जिससे अपन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने में आसान हो जाएगा। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, लाइट की थ्योरी समझ लेते हैं, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, हम पहला चीज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। लिखिए, अब इस थ्योरी के हिसाब से लाइट इज अ फोटोन, यहां आप बोल सकते हो लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन। लिखिए, लाइट इज लाइट इज बोर्ड विजिबल है प्रॉपरली? बोर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं? स्ट्रीम ऑफ फोटोन, लाइट एक स्ट्रीम है फोटोन की। जब किसी सोर्स से लाइट ट्रेवल कर रही होती है तो बेसिकली उस सोर्स से फोटोन निकलते हैं। सपोज इस डायरेक्शन में कोई लाइट रे ट्रेवल कर रही है तो हम बोलते हैं कि ये लाइट रे जो है बेसिकली फोटोन का पाथ है। फोटोन को हम इमेजिन कर सकते हैं, वी कैन इमेजिन अ फोटोन लाइक अ स्फेरिकल बॉल, ऐसा हम सोच सकते हैं। बट किसी ने फोटोन देखा नहीं है, हमें पता नहीं फोटोन का शेप वेप क्या होता है। ये जस्ट अपन इमेजिन करने के लिए, ताकि हमें थोड़ा समझ में आए। तो आप ऐसा मान सकते हो कि फोटोन एक पार्टिकल जैसा होता है, एक बॉल जैसा होता है, वो जो ट्रेवल कर रहा है। व्हाट इज दिस फोटोन? फोटोन इज एनर्जी पैकेट। फोटोन क्या है? इट इज बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट, फोटोन इज अ पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या है? एक बंडल ऑफ एनर्जी। फोटोन प्योर एनर्जी, इसके अंदर कोई मास नहीं है, इट इज नो रेस्ट मास। इसमें कोई मास नहीं है। मैं यहाँ पे रेस्ट मास क्यों लिख रहा हूं? अगर फोटोन को आप रोक कर उसको रोका जाए और उसका वेट या मास निकालने की कोशिश करी जाए तो जीरो आएगा। लेकिन क्योंकि वो ट्रेवल कर रहा होता है, हमेशा फोटोन को रोकना इम्पॉसिबल है, उसको वो क्योंकि ट्रेवल कर रहा होता है तो ड्यूरिंग मोशन उसमें मोमेंटम होता है। तो कई बार उस मोमेंटम की वजह से हम बोलते हैं इसका एक मास फील भी हो रहा है।
तो वो एक अलग तरह का मास है जो फील हो रहा है, वो एक अलग चीज की कहानी है, अलग कहानी। इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड स्पेसिफिकली लगा दिया रेस्ट मास, ताकि आप समझ पाए कि हम किस मास की बात कर रहे हैं। तो फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, नो रेस्ट मास, मतलब इसका रेस्ट मास 0 है, लिख सकते हो रेस्ट मास इज 0। अब एक और चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि फोटोन जो होता है वो रेस्ट मास 0 होना, ये हम अभी तक एक्सपेरिमेंटली 100% वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। जितनी भी थ्योरी है हमारी, उसके हिसाब से इसका रेस्ट मास 0 होना चाहिए। हर एक्सपेरिमेंट में कुछ एरर होती है, हर एक्सपेरिमेंट की एक लिमिट होती है मेजर करने की। तो जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं उन सब ने अभी तक इसका मास जब मेजर करने की कोशिश करी तो पता चला जो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की लिमिट थी उससे भी कम है। जितने एक्सपेरिमेंट हुए ना, उससे हमको समझ में आ रहा है कि इसका मास बहुत कम है, इट इज टेंडिंग टू 0। प्रैक्टिकली हम मेजर नहीं कर पाएंगे इसे, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट की लिमिट होती है मेजर करने की, तो प्रैक्टिकली मेजर ही नहीं कर सकते इसे। ठीक है, थ्योरेटिकली रेस्ट मास इज 0। ये बात समझ में आई क्या जो मैंने कहा? हर एक्सपेरिमेंट की एक लिमिट होती है मेजरमेंट की। तो अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने करे, जो भी एक्सपेरिमेंट की लिमिट थी मेजरमेंट की कि उससे छोटा वो मेजर नहीं कर सकता, तो उस लिमिट से तो छोटा ही मास है इसका, ऐसा हमें पता चला है। जिससे हमें समझ में आ रहा है कि इसका मास बहुत कम है या टेंडिंग टू 0 या 0 ही है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली हमको अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ये चीज समझ में आई? जब मैं पूछूं कुछ समझ में आया नहीं आया तो आप बताया करिए, नहीं आया तो ना करिए, आया है तो हाँ करिए। क्लियर है सर। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फोटोन हैज रेस्ट मास 0। फोटोन एनर्जी का पैकेट है, तो उसमें कुछ एनर्जी है। कितनी एनर्जी है वो बात करते हैं अपन। एनर्जी ऑफ फोटोन वो दी जाती है h बाय लैम्डा से। h क्या है? h इज प्लांक कांस्टेंट। कितनी वैल्यू आती है इसकी बताइए जरा, आप लोगों को याद होगी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू? 1.6 into 9. अरे प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पूछा मैं। 6.6 into 10 to the power minus 34. हाँ, जूल सेकंड। जूल सेकंड। 6.63 10 to minus 34 जूल सेकंड। सी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 8 meter per second. फिर से बोलो, 3 into 10 to the power 8. मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड। फिर से बोलो। 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. बस इतना ही कहना चाहोगे? मीटर पर। हाँ आगे। Meter per second. ये समझे? यस सर। यस सर। 2.99 कुछ होती है लाइट की स्पीड, 3 नहीं होती, 2.99 समथिंग होती है। हम उसको 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेट लिखते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा है ना, जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो चीजों के बारे में ये ध्यान रखना है कि कौन एग्जैक्ट है, कौन थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड है ना, ये चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है फिजिक्स में। चलिए, और ये छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं ना, इनसे ही चीजें बहुत चेंज हो जाती है। चलो, तो ये अपन ने फोटोन के बारे में बेसिक बेसिक चीजें, इसकी एनर्जी कितनी होती है। अच्छा, जो H और C है, SI में H को अपन रखते हैं ये वैल्यू, ठीक है, लेकिन जो कन्वेंशनल यूनिट होता है एनर्जी का, फोटोन की एनर्जी बहुत कम आती है। कन्वेंशनली इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। वेवलेंथ को SI में तो मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन कन्वेंशनली इसे हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। तो एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में हो, तो ये SC के लिए हमको रखने की जो वैल्यू मिल जाती है, जब आपको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप SC रख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 12420 अपॉन लैम्डा को नीचे एंगस्ट्रॉम में रख दो, तो 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आ जाती है SC की। केमिस्ट्री में ऐसे शायद आपको 12400 भी लिख देते हैं, कई किताबों में 12400 भी लिखा रहता है, कई किताबों में 12420 लिखा है। मुझे 12420 याद है तो मैं यही लिखूंगा। आप अगर
400 लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, 12400, कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सॉरी फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है आपको, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये जो H और C है दोनों कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू रखकर जो एक्सप्रेशन आ जाता है वो आता है 12420 EV एंगस्ट्रॉम। EV एंगस्ट्रॉम यूनिट के लिए है और नीचे वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में रखना है। जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में रखना है। क्या है, समझ में आ रहा है? याद रहेगा ये? Yes, sir. ओके, चलिए तो फोटोन की अपन ने एनर्जी की बात करी। फोटोन में एनर्जी कितनी होती है? फोटोन के पास मोमेंटम भी होता है। फोटोन आल्सो कैरीज मोमेंटम विद इट। नेक्स्ट पॉइंट, मोमेंटम। फोटोन आल्सो कैरीज मोमेंटम विद इट। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय h by lambda। फोटोन का जो मोमेंटम होता है उसको अपन लिखते हैं h by lambda। ये कैसे आया? तो आप ये मत सोचना कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से आया, उल्टा है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इससे बनाई गई थी। फोटोन का मोमेंटम ये होता है, ये हमें कहीं और से पता चला। अब उसके अंदर हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है इसे आगे जानने की। बस ये आपको याद रखना है कि फोटोन का मोमेंटम गिवन होता है h by lambda से। ऊपर नीचे अगर c मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा हो जाएगा hc अपॉन लैम्डा c। इसमें जो hc by lambda है ये तो एनर्जी ऑफ फोटोन है, और उसको एनर्जी बाय c भी लिख सकते हैं। फोटोन की एनर्जी अपॉन c, इससे उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, वो लाइट ही बेसिकली। तो फोटोन का मोमेंटम, अगर मैं उसको एक क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से सोचूं, मोमेंटम को मास इनटू स्पीड लिखते हैं। तो मोमेंटम को स्पीड से डिवाइड करो तो मास मिलेगा, है ना? मोमेंटम को स्पीड से डिवाइड करो तो मास मिलेगा। तो ये बात है ना, अगर क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से सोचे तो मोमेंटम अपॉन स्पीड ये मास होता है। ये कौन सा तरह का मास है? मोमेंटम अपॉन सी, ये क्या मास है बताओ, बोलो। मूविंग मास, मेरे पास एक आंसर आया, मूविंग मास बिल्कुल सही। ये कुछ मूवमेंट वाला मास जैसा कुछ है, इसको डायनामिक मास कहा जाता है। इसका स्टैंडर्ड वर्ड जो है वो है डायनामिक मास। फोटोन जब मोशन में है तो हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा फील हो रहा है कि उसका ये मास है p/c या e/c²। ये उसका मास जैसा फील हो रहा है हमको। ये जो अपन मास पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, ये वो नहीं है, कुछ हमको फील हो रहा है मास ऐसा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं डायनेमिक मास। इसलिए हमेशा मैंने यहाँ पे जब भी फोटोन का रेस्ट मास की बात करी जाती है, जब बोला जाता है उसका मास 0 है, तो स्पेसिफाई कर जाता है कि रेस्ट मास 0 है। क्योंकि कुछ लोग ये भी पूछ लेते हैं डायनेमिक मास क्या फोटोन का बताओ, तो वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, चलो। तो फोटोन का अपन ने डायनेमिक मास वगैरह की बात भी कर ली। फोटोन अपने साथ मोमेंटम कैरी करते ही अपन ने बात कर ली। आगे लिखते हैं अपन, लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। photons can be created, can be destroyed or absorbed। फोटोन को अपन बना सकते हैं और फोटोन को डिस्ट्रॉय या अब्सॉर्ब कर सकते हैं। फोटोन कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉय और अब्सॉर्ब। मतलब वो वैसा नहीं है कि ये इनको बना नहीं सकते, अपन डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। लाइट ही तो फोटोन है, लाइट किसी सरफेस पे टकरा कर अब्सॉर्ब भी होती है, तो अब्सॉर्ब होती है मतलब फोटोन अब्सॉर्ब हो गया। लाइट के जितने सोर्स है वो फोटोन क्रिएट ही करते हैं। लाइट बल्ब कोई भी है, फोटोन का सोर्स हो गया। सन एक फोटोन का सोर्स है, जितने लाइट के सोर्स है वो सब फोटोन के सोर्स है, तो फोटोन को अपन बना भी सकते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। फोटोन हैज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं इसका। फोटोन हैज नो चार्ज एंड हेंस नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। Photon has no charge and hence not affected by electric or magnetic field। लाइट ही EM वेव को अगर EM वेव जैसा माने, EM वेव भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होती है, वैसे ही फोटोन भी लाइट ही है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होगा। तो चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ चाहे मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, फोटोन का पाथ नहीं बदलेगा, वो जैसा चल रहा है वैसे चलते रहेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, है ना?
अगला पॉइंट, फोटोन का देखो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो उसको अफेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड फोटोन को अफेक्ट करती है। लिखिए, फोटोन इज अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। फोटोन इज अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। फोटोन इज अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या आपने ब्लैक होल का नाम सुना है? डू यू नो अबाउट एनीथिंग अबाउट ब्लैक होल? थोड़ा बहुत जितना आइडिया हो बताओ, व्हाट इज अ ब्लैक होल? उससे बाहर नहीं आ सकते जाने के बाद। कौन प्लूटो चला गया था उसमें। कौन चला गया था? प्लूटो। अरे कब गया? कब गया? अभी तो है अपने सौर प्लूटो मंडल में थोड़ी यार। गया था। लूटो हाँ। थोड़ी गया था। कुछ भी बता। सर कोई प्लैनेट गया था फिर। नहीं 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 नहीं, अभी मेरे को तो नहीं पता कि कोई प्लेनेट गया हुआ है ना? ब्लैक होल तो मतलब सर बहुत सारा देखा मास एक जगह पे कॉम्पैक्टेड। बिल्कुल सही। ब्लैक होल इज अ वेरी हैवी मास इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। बहुत ज्यादा मास लाइट बहुत छोटे वॉल्यूम में है। उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उससे लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। लाइट वहां जो एस्केप वेलोसिटी वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। तो कोई लाइट भी अगर ब्लैक होल के आसपास आ जाए तो ब्लैक होल उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, ब्लैक होल के अंदर रह जाती है वो लाइट, उसको एस्केप करके नहीं आ पाती। तो ब्लैक होल इज समथिंग अ वेरी हैवी मास जिससे लाइट भी एस्केप नहीं हो पाती। अब लाइट एस्केप नहीं हो पा रही है, इसका मतलब साफ ये तो है कि लाइट अफेक्ट होती है ग्रेविटी से, प्रोटॉन अफेक्ट होते हैं ग्रेविटी से। ये तो मतलब समझ में आ रहा है? ब्लैक होल आर वेरी सिंपल एग्जांपल टू प्रूव दैट लाइट इज और photons आर अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। आ रहा है समझ में? यस, ओके। फिर एक कॉन्सेप्ट और होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, लेंस सुना होगा आपने। लेंस क्या होता है? लेंस पे लाइट फॉल करो तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो लाइट को बेंड कर देती है और एक पॉइंट पे मर्ज करा देती है, मिला देती है। अब कोई स्टार वगैरह है सपोज यहाँ पे, उसके सामने यहाँ पे कोई हैवी प्लेनेट है जिसकी खूब ग्रेविटी है, कोई प्लेनेट है। जो प्लेनेट होता है ना वो स्टार से जाने वाली लाइट को अफेक्ट करता है। कोई लाइट रे सपोज ऐसे जा रही थी, तो जो हैवी प्लेनेट है ये क्या करता है? अपनी ग्रेविटी की वजह से इस लाइट को बेंड करा देता है। ग्रेविटी की वजह से लाइट को बेंड कर देता है। तो ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, आपको ऐसा लग रहा है जैसे इस प्लेनेट ने लेंस जैसा काम कर दिया। इस प्लेनेट ने लेंस जैसा काम कर दिया। लाइट जा रही थी, लाइट को बेंड करा दिया इसने, लेंस बन गई। तो हमें ना स्टार की कोई इमेज मिल सकती है। अरे समझ में? लेंस जैसा बिहेव हो सकता है यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसकी वजह से हमें बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जर्व करते रहते हैं ना, एस्ट्रोनॉमी वगैरह जो देखते रहते हैं, जो अपने आसपास सारी चीजों को खगोल में देख रहे होते हैं, टेलीस्कोप वगैरह से ऑब्जर्व कर रहे थे, उनको बहुत कॉमन चीज दिखती है। किसी हैवी प्लेनेट के आसपास कोई स्टार की पोजीशन उन्हें फर्क दिखता है। कोई हैवी प्लेनेट अगर किसी स्टार के आसपास अलाइनमेंट में दिखता है जब, तो वो स्टार की पोजीशन बदली हुई दिखती है। तो ये कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल लेंसिंग का एग्जांपल। कुछ आया समझ में? व्हाट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग? यस, चलो। तो फोटॉन्स अफेक्ट होते हैं ग्रेविटी से, ये अपन पॉइंट समझ चुके हैं। फोटोन को अपन बना सकते हैं, फोटोन को अब्सॉर्ब भी कर सकते हैं, ये सारी बात अपन देख चुके हैं। अब किसी लाइट सोर्स ने जब लाइट प्रोड्यूस करी होती है तो बेसिकली फोटोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कोई भी लाइट सोर्स फोटॉन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। कितने फोटोन प्रोड्यूस कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा उसने इंटेंसिटी क्या प्रोड्यूस करी। इंटेंसिटी का अपना नॉर्मल जो मतलब होता था वो होता था एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर किसी जगह पर किसी पोजीशन पर इंटेंसिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है वहां पर अगर एरिया लूं तो उस एरिया पे कितनी एनर्जी गिर रही है कितने टाइम में, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी सोर्स की इंटेंसिटी की जब बात करें अपन, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, तो वो हो सकता है एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आप एनर्जी बाय टाइम को पावर लिख सकते हो।
तो पावर बाय एरिया ऐसा लिखा जा सकता है। अगर सोर्स की पावर P है और सोर्स से R डिस्टेंस पे जाके देखे, पॉइंट सोर्स होगा तो सब तरफ यूनिफॉर्म लाइट फैलाएगा, तो उसको अपन पावर अपॉन एरिया को 4πr² ले सकते हैं। अगर सोर्स है पॉइंट सोर्स है और उससे R डिस्टेंस पे जाके देख रहे हैं तो सिमेट्री से पूरे इस एरिया पे एक जैसी इंटेंसिटी आनी चाहिए। तो पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी ऐसा लिख सकते हैं P/4πr², है ना। ये शायद आपने पढ़ा हो, साउंड वेव्स में भी बताते हैं 11th क्लास में, 12th में भी बताते थे इसे, तो शायद ये याद हो आपको कि किसी पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी उससे R डिस्टेंस पे कितनी आती है, अगर पॉइंट सोर्स की पावर पता हो तो। अब अगर लाइट को जब अपन फोटोन मान रहे हैं ना, तो वहां इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। इंटेंसिटी इज एनर्जी बाय एरिया पर बाय टाइम। एनर्जी, लाइट का सोर्स एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, फोटोन प्रोड्यूस करके। तो एनर्जी को लिख सकते हैं अपन नंबर ऑफ फोटोन जो प्रोड्यूस हुए इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। बताओ ये समझ में आया क्या? कोई लाइट सोर्स कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसको मैं लिख सकता हूं कितने फोटोन प्रोड्यूस करे इनटू एक फोटोन की एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करे, है ना। तो इंटेंसिटी का यहाँ जब अपन लाइट को फोटोन जैसा माने तो यहाँ मतलब ये हो जाएगा कि हम नंबर ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम। यहाँ हमारे इंटेंसिटी का मतलब ये होगा किसी लोकेशन पर आने वाली इंटेंसिटी, किसी पोजीशन पर आने वाली इंटेंसिटी, जो पावर बाय 4πr² लिखा था वो जैसे इस पॉइंट की इंटेंसिटी थी, उसका मतलब ये हो जाएगा कि वहां छोटे से एरिया पे कितने फोटोन गिर रहे थे पर यूनिट टाइम इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। वहां इसका मतलब ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन से रिलेट होगी इंटेंसिटी। कहने का मतलब ये हो रहा है कि इंटेंसिटी ज्यादा मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा, इंटेंसिटी कम मतलब नंबर ऑफ फोटोन कम। आ रहा है क्या समझ में? इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ फोटोन। यस सर। ओके चलिए, तो ये फोटोन के बारे में कुछ छोटे छोटे बेसिक पॉइंट देखे अपन ने, जितना अपन को जरूरत था। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, जितनी अपन को जरूरत थी वो चीज देख चुके अपन। तो ये अपन पढ़ रहे थे फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। बेसिकली ये सब आइंस्टाइन ने बताया था, आइंस्टाइन ने सारी चीजें बता रखी थी अपन को। हाँ ये जो पॉइंट है ना इसमें, ये एनर्जी hc/λ होती है, ये वाला पॉइंट आइंस्टाइन का नहीं था असल में। ये थ्योरी तो पहले आइंस्टाइन ने दी कि लाइट के बारे में ऐसा, लेकिन एनर्जी hc/λ एग्जैक्टली ये जो एक्सप्रेशन है वो प्लांक ने दिया था, वहां से आइंस्टाइन ने कॉपी करा। प्लांक ने इसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझाने के लिए दिया था। ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलते हैं वो समझाने के लिए प्लांक ने वहां रिलेशन नहीं दिया था। वहां से प्लांक कांस्टेंट आता है h, और आइंस्टाइन ने उसे यूज करके उसको लाइट में लगा दिया। समझे? चलिए, तो अब हम समझ चुके हैं व्हाट इज फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। अभी मैंने एक चीज इसमें बताई थी, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? देखिए फोटोन का मोमेंटम है, तो फोटोन अगर किसी सरफेस पे गिर रहे हैं, टकरा रहे, तो सरफेस पे मोमेंटम फॉल कर रहा है। जैसे कि गैस पार्टिकल अगर एक गैस की कंटेनर की दीवार पर टकराते हैं तो उस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगता है ना। गैस किसी कंटेनर में लो तो गैस के पार्टिकल जब कंटेनर की दीवार से टकराते हैं तो उस दीवार पे प्रेशर लगता है। वैसे ही जब लाइट किसी सरफेस से फॉल करती है, लाइट के पार्टिकल के पास भी मोमेंटम है, तो लाइट पार्टिकल उससे टकराकर वॉल्स पे या सरफेसेस पे भी प्रेशर लगाते हैं, और उसी प्रेशर को बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। आएगा समझ में ये व्हाट इज रेडिएशन प्रेशर? नहीं बेटा, कोई डस्ट नहीं है कैमरा लेंस पे। क्या रेडिएशन प्रेशर क्लियर हो रहा है? तो आप बोल रहे हो तो एक बार फिर भी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो कोई डस्ट नहीं कैमरा लेंस पे, फिर भी एक बार थोड़ा सा करते क्लियर इसे। ठीक है, व्हाट इज रेडिएशन प्रेशर? लाइट किसी सरफेस पर जब स्ट्राइक करती है तो लाइट के पास मोमेंटम है, लाइट के फोटोन मोमेंटम होता है, मोमेंटम स्ट्राइक कर रहा है सरफेस पे, मोमेंटम स्ट्राइक कर रहा है तो उसको प्रेशर भी लगता है, उसी प्रेशर को बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर को अपन थोड़ा बाद में करेंगे, अपन पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आने की कोशिश करते हैं, वो हमारा मेन टॉपिक है, तो उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो रेडिएशन प्रेशर को मैं बाद में बताऊंगा, पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आते हैं अपन। ठीक है, तो अभी तक अपन ने लाइट के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देख ली है। अब
आगे लिखिए इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग जैसे डालिए इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस। सबसे पहले मुझे ये बताइए व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? So the energy required to eject an electron from a substance. थोड़ा Atom. अच्छे से बोलो। हाँ, आपकी सर लैंग्वेज किसी में भी बहुत सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको केमिस्ट्री में अगर ऐसा बोल दिया ना तो 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है? Energy So the required to energy remove the orbital from orbital. हिमांशु Energy खुद सही required बोल to रहा है। eject Like an side electron में from प्लीज the electron. outermost shell. चुप रहिए। हिमांशु आप बोलिएगा। हिमांशु पाटिल। हिमांशु पाटिल आप बोल सकते हो माइक से? चलो पता नहीं, हिमांशु पास माइक नहीं है शायद। तो हिमांशु पाटिल ने मुझे मैसेज करा है। हिमांशु इसे सबको मैसेज कर दो, मैसेज टू एवरीवन का ऑप्शन आता है ना, वैसा कर दो। वो 2 जो लिखा आपको चैट में, 2 में एक एरो बना रहता, वहां पे मैसेज टू एवरीवन कर दो। हाँ अब देखो, पढ़ो बच्चों, हिमांशु ने क्या लिखा है देखो। isolated gaseous system. पता नहीं क्या बोला अभी, पर कुछ अच्छा सही बोला है। तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक अकेला गैसियस एटम जब है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं आयनाइजेशन। ये होती है आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन। एक अकेले गैसियस एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्यों ये हमें ध्यान रखना है कि आइसोलेटेड बोले? बिकॉज आइसोलेटेड नहीं होगा तो एनर्जी अलग लगती है। सिंपल रीजन, एनर्जी अलग रिक्वायर्ड होती है अगर एटम्स अकेला नहीं हो, एटम के क्लस्टर हो, बहुत सारे एटम एक साथ हो, तो अलग तरह की एनर्जी लगती है। वो जो एनर्जी लगती है उसको अपन वर्क फंक्शन से रिलेट करते हैं। वर्क फंक्शन, एक हमारे पास मेटल का पीस है, जैसे कि कॉपर का मैंने छोटा सा सिक्का ले लिया, कॉपर का मैंने कॉइन ले लिया, या सिल्वर कॉइन ले लिया, गोल्ड कॉइन ले लिया, कोई भी मेटल पीस है। तो किसी भी मेटल पीस में क्या एक अकेला एटम होता है? क्या एक अकेला एटम होता है? नो। ऑफ कोर्स जब मेटल का बहुत बड़ा कोई पीस बना है तो कई सारे एटम वहां साथ में होंगे। अगर 1 ग्राम का पीस लिया है अपन ने, तो आप निकाल सकते हो कितने एटम्स होंगे वहां पे, है ना? वो आपको पता है। इतने सारे एटम्स पास में, इतने सारे एटम एक साथ है। तो इन सब की वजह से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है, वो एटम का स्ट्रक्चर अब बचता नहीं है। अब वो पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बन जाता है, या पूरे सॉलिड का स्ट्रक्चर बन जाता है। पूरा सॉलिड इज अ डिफरेंट थिंग एंड अकेला एटम डिफरेंट चीज होती है। अकेले एटम में इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो अलग चीज होती है, और पूरे सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो अलग होती है। शायद आप लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा हो 12th क्लास में, तो सेमीकंडक्टर में यही चीज तो सिखाते हैं वो लोग। वहां पर यही चीज तो बताया जाता है सेमीकंडक्टर में कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी सॉलिड में होते हैं तो वो एनर्जी बैंड्स में लाई करते हैं। उनका एक एनर्जी का लेवल नहीं होता, एनर्जी का बैंड होता है पूरा। याद आ रहा है? वहां यही चीज तो समझाई जाती है कि जब एटम्स बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे एटम का जब क्लस्टर होता है, इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो नहीं रहती जो अकेले एटम में। अकेले एटम में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग होगी, और बहुत सारे एटम का जब क्लस्टर है वहां इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ही अलग है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो भी अलग आएगी। वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, वो कुछ और एनर्जी होगी। तो उसका नया नाम है, उसका वर्क फंक्शन नाम है। ठीक है, उसका नाम होता है वर्क फंक्शन। लिखिए, लिखिए, वर्क फंक्शन इज द, वर्क फंक्शन इज द minimum energy required
work function is the minimum energy required to remove electrons from a metal surface, to remove electrons from metal surface. अब जब मैंने यहाँ पे मेटल सरफेस कह दिया तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, सरफेस का मतलब ये होगा कि बहुत सारे एटम्स मिले हैं तभी मेटल की सरफेस क्रिएट होगी, है ना। जब हमारे पास मेटल कोई बड़ा पीस होगा तभी तो उसकी सरफेस डिफाइन कर पाएंगे हम। तो यहाँ ये समझ में आ गया हमको सरफेस बोलने से कि हम एक बहुत बड़े मेटल के क्लस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, क्लियर हुआ? वर्क फंक्शन क्या होता है, क्लियर? यस, मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, यस, वेरी गुड। चलो, वर्क फंक्शन का ऑर्डर क्या होता है, ये किस ऑर्डर का होता है? तो ये आयनाइजेशन एनर्जी से बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता, थोड़ा आसपास ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ड्रास्टिक फर्क पड़ता है इसमें और आयनाइजेशन एनर्जी में। आयनाइजेशन एनर्जी का नॉर्मल यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका भी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, है ना। इसका जो ऑर्डर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगा। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम फाइ से, वर्क फंक्शन को हम फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सीजियम या जो अल्कली मेटल्स का जो पूरा ग्रुप होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ऐसा मुझे याद है, शायद सही याद है मुझे शायद। तो अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, इनका ही वर्क फंक्शन भी कम आता है। ठीक है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, इनका ही वर्क फंक्शन भी कम आता है ना, क्योंकि उनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी भी कम ही आती है। जब उनके अकेले एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगती है तो उनके क्लस्टर से भी इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगती है, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी काफी कम आती है। चलिए, तो वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट अपन समझ गए। अब ये एनर्जी देना पड़ेगी आपको अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाना है। एनर्जी दे कैसे, उसके कई तरीके हो सकते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के। एक तरीका होता है हीट करना, हीट करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन। अगर हम मेटल को हीट करके मेटल को एनर्जी प्रोवाइड करें, कोई मेटल का पीस है हमारे पास, ये कोई मेटल का पीस है हमारे पास, इसको हीट करा जा रहा है, नीचे किसी ने स्टोव लगा दिया और इसे हीट कर रहे हैं, आग लगा दी किसी ने, तो हीट से एनर्जी लेकर इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं। ये जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। अच्छा, हीट करने का एक तरीका ये भी होता है कि मेटल में से आपने करंट फ्लो करा दिया, कोई फिलामेंट है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करी मैंने और सर्किट स्विच ऑन कर दिया, तो बैटरी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे करंट आएगा, करंट आएगा तो इसमें हीट डेवलप होगी, I2R, हीट डेवलप होती है रेजिस्टेंस में जब उसमें करंट फ्लो करता है। तो हीट की वजह से यहाँ पे जो हीट डेवलप हो रही है उसकी वजह से अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो सकते हैं। तो ऐसे भी हमें इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्टेड मिल सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है कि थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करके मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना, इसे बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। ये समझ में आया, व्हाट इज थर्मियोनिक इमिशन? जो थर्मियोनिक इमिशन है ना, ये कई डिवाइसेस में यूज होता है। आजकल तो सब एलईडी टीवी आ गए हैं, तो बहुत पतले से टीवी हो जाते हैं एलईडी टीवी। जो पहले टीवी थे ना, जो बहुत बड़े से होते थे, बड़े से डब्बे जैसे होते थे, उनको अगर उनके अंदर पता करो कि वर्किंग कैसे होती है, तो उसके अंदर है ना एक है ना मेटल फिलामेंट वाला कॉन्सेप्ट लगता था। वहाँ एक फिलामेंट से ना इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते थे, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते थे ना, उनको है ना हम पॉइंट करते थे स्क्रीन पे किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन को जाके कोलाइड करवा देते थे। तो वहां पर फॉस्फोर मटेरियल लगा देते थे, फॉस्फोर मटेरियल पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो चमकता है। तो ऐसे स्क्रीन के हर पॉइंट पे अलग अलग इंटेंसिटी की ब्राइटनेस क्रिएट कराते थे, और अलग अलग इंटेंसिटी की ब्राइटनेस मिलकर आपको पूरा एक पिक्चर दिखाती थी। तो पहले टीवी का कॉन्सेप्ट ही में बहुत ज्यादा यूज होता था ये थर्मियोनिक इमिशन। विवेक ने रिप्लाई भी करा, यस, सीआर ट्यूब बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब, है ना, कैथोड रे ट्यूब बोलते थे, सुना होगा शायद बच्चों ने। चलो, तो जो थर्मियोनिक इमिशन है वो बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रोसेस है। अब हमारे कोर्स में ज्यादा इसके बारे में कुछ दिया नहीं है क्योंकि आजकल जरूरत नहीं पड़ती इसकी, हम आगे बढ़ जाते हैं। हीट करने के अलावा हम और भी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम ना मेटल को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से भी एनर्जी दे सकते हैं। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा सकते हैं।
भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ किसी मेटल के आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड हो मेटल के अंदर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने मेटल को रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो अंदर थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स फील करेंगे और मूव करेंगे, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स फील करेंगे और मूव करेंगे। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई है, तो आपने पढ़ाई है कि इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच का जो मोशन करता है उसका जो मीन फ्री पाथ होता है या जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसमें तो वो एक्सेलरेट होता है, सुना है ना? मीन फ्री टाइम में तो एक्सेलरेट होता है, रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे इसको, याद है तुमको? Yes, sir. हाँ, तो उस रिलैक्सेशन टाइम में तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है, एक्सेलरेट हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी हो सकता है ना इतनी बढ़ जाए कि वो मेटल से बाहर ही आ जाए, उसको वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिल जाए, हो सकता है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो तो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर भी अपन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलवा सकते हैं। ये जो प्रोसेस होती है, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की प्रोसेस होती है, ठीक है, इसको अपन कोल्ड इमिशन भी बोलते हैं, या फील्ड इमिशन भी बोलते हैं। फील्ड इमिशन या कोल्ड इमिशन, कोल्ड इसलिए क्योंकि मेटल को गर्म नहीं कर रहे, फील्ड इमिशन क्योंकि फील्ड से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन निकलवा सकते हैं अपन। अगला तरीका सेकेंडरी इमिशन। दो पार्टिकल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो उनमें एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है। मेटल पे हाई एनर्जी के पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दो, हाई एनर्जी के पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कर दो। हाई एनर्जी पार्टिकल्स कौन से ले सकते हैं? तो प्रोटॉन ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, अल्फा पार्टिकल ले सकते हो, न्यूट्रॉन ले सकते हो। तो बहुत सारे पार्टिकल्स की सिर्फ बम्बार्डमेंट कर लो, ये पार्टिकल जब अंदर जाएंगे टकराएंगे तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनसे टकराकर उनको एनर्जी दे सकते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी वर्क फंक्शन के ऑर्डर की मिल गई तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, हो सकता है ना ऐसा? जब दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है। बहुत ज्यादा हाई एनर्जी के पार्टिकल्स मेटल पे आके फॉल हो रहे, मेटल पे गिर रहे, टकरा रहे, तो मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से टकरा कर उनको एनर्जी देके उन्हें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई तो बाहर आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में? ये जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। आपने एक्सरे सुना होगा, एक्सरे हम पढ़ेंगे भी थोड़ी देर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कुछ चीजें होने के बाद। एक्सरे में यही होता है, एक्सरे में होता ही यही है। एक्सरे में हम इलेक्ट्रॉन एक्सलेट करा के भेजते मेटल पे, और मेटल के अंदर के कुछ इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन से टकराकर अपनी जगह से नॉकआउट हो जाते हैं। तो एक्सरे में होता ही ऐसा। चलो, कुछ आ रहा है समझ में? सेकेंडरी मिशन। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलिए, अब इन तीन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें खास तौर पे पढ़ना थी उस पर आते हैं अपन, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब नेक्स्ट अपनी चौथी चीज जो आ रही है, ये आ गया अपने पिक्चर का मेन हीरो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? लाइट से एनर्जी देते हैं अपन। क्या करते हैं हम? कोई मेटल की सरफेस है, इस पे गिराई हमने लाइट, तो लाइट के अंदर क्या होता है? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। लाइट में क्या होता है? फोटॉन होते हैं। फोटॉन जो होते हैं उनमें एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा। ये एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो फोटॉन की एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी को लेके बाहर आ सकते हैं। इस तरह से लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन निकलना, यही कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मेटल पे लाइट गिरी, लाइट के फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस और भी होती है, उनका एक उदाहरण, उनका एक टाइप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इज इट क्लियर? चलिए,
अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसे हमको अच्छे से समझना है। तो एक्चुअली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें पता चला था सबसे पहले वो तो हर्ट्ज ने बताया था। हर्ट्ज को डिस्कवर हुआ था, हर्ट्ज ईएम वेव प्रोड्यूस करा के कुछ करना चाह रहे थे, तो वो ईएम वेव के प्रोडक्शन के प्रोसेस में उन्हें पता चला कि यार लाइट गिराने से भी थोड़ा ज्यादा कुछ इफेक्ट हो रहा है, तो उन्होंने अपनी डायरी में नोट कर लिया था। उन्होंने ज्यादा इस पर फिर काम नहीं करा, बस हाँ उन्हें कुछ ऑब्जर्व करा वो उन्होंने लिख लिया था। बाद में दूसरे और साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे और काफी चीजें हमें निकाल के बताई, हमें बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उन साइंटिस्ट में एक नाम आता है लेनर्ड का। तो हर्ट्ज ने डिस्कवर करा था, उसके बाद किसी साइंटिस्ट जिसने बहुत ज्यादा इस पर काम करा है तो वो लेनर्ड। उन्होंने क्या करा, वो लोग क्या करते थे कि एक ग्लास ट्यूब लेते थे और ग्लास ट्यूब में मेटल का इलेक्ट्रोड लगा देते थे। इन मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में है लगा देते थे बैटरीज और एक एमीटर लगा देते ताकि सर्किट में करंट है तो पता कर सके अपन, और स्विच करंट को कंट्रोल करने के लिए या सर्किट स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए। अब जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है, ये इस इलेक्ट्रोड पे उन्होंने लाइट फॉल कराई, इस इलेक्ट्रोड पे उन्होंने लाइट फॉल कराई। तो लाइट गिरी तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अच्छा, लाइट से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना, इनको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन लाइट की वजह से आ रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो देखो जरा अपन ने सेटअप क्या बनाया है। बैटरी की वजह से यहाँ हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल है, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है हमने, मैं राइट? ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है ना हमने, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। यानी ग्रीन अच्छे से चल नहीं रहा अभी, दूसरे कलर से बना देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिर इधर की तरफ मूव करते हैं और यहाँ आ जाते हैं, उधर मूव करके उस एनोड पे चले जाते हैं। एनोड पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो फिर इलेक्ट्रॉन का मोशन यहाँ से फिर कैथोड की तरफ हो जाता है। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले थे तो उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी थी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ऐसा मोशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का ऐसा मोशन तो बिल्कुल उल्टा हमें करंट दिखता है हमको, फिर इलेक्ट्रॉन के मोशन के उल्टा। तो यहाँ ट्यूब में हमें करंट मिलता है जिसे हम बोल देते हैं फोटो करंट। फोटो करंट ये पूरा apparatus होता है जिसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं। इस apparatus को कई बार लोग फोटो सेल भी बोलते हैं। फोटो सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर लाइट गिरती है तो उसमें करंट आता है, लाइट नहीं गिरेगी तो करंट नहीं गिरेगा। तो फोटो मतलब लाइट से कंट्रोल्ड सेल, इसलिए फोटो सेल। क्या ये पूरा अरेंजमेंट समझ में आया? क्या अरेंजमेंट क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस, ओके। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी फोटो सेल से करी जाती है। अब इस फोटो सेल में कई ऑब्जर्वेशन हुए, कई चीजें हमें पता चली, हमें क्या क्या पता चली है वो अपन लिखते चलेंगे, है ना। और फिर जो पता चला उसका फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन कि कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है उसे, ठीक है। तो चलो, तो इसमें ऑब्जर्वेशन और साथ साथ एक्सप्लेनेशन ये सब करते चलते हैं। तो पहले तो डायग्राम बना लो, डायग्राम नहीं बनाया हो तो ये सब लिख लो कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यहाँ फोटो करंट होता है, ये सब चीजें नोट कर लो जल्दी से। ओके बच्चों, क्या सब ये नोट हो गया? नोट हो चुका है? डन, ओके, वेरी गुड। तो अपन हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते लिखना, तो लिखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, पहला पॉइंट लिखो। as soon as light falls on the cathode, as soon as light falls on the cathode, photo current starts. As soon as
light falls on the cathode, photo current starts. Even with very faint intensity of light. Even with very faint intensity of light. Even with very faint intensity of light. भले ही लाइट की इंटेंसिटी हम बहुत कम रखें, बहुत फेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो, स्टिल जैसे ही लाइट यहाँ गिरती है वैसे ही फोटो करंट दिखने लगता है। सर्किट में करंट आ जाता है, जैसे लाइट गिरी वैसे करंट, लाइट खत्म तो करंट खत्म, ऐसा। ये पॉइंट अगर अपन फोटोन थ्योरी के हिसाब से सोचे तो हमें कोई दिक्कत नहीं देता। भाई फोटोन गिरा, एनर्जी आ गई तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अगर एनर्जी इतनी है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है तो आ जाएगा। लेकिन वेव थ्योरी के हिसाब से सोचे, वेव थ्योरी के हिसाब से जो इंटेंसिटी होती है वो होती है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब इंटेंसिटी कम मतलब एनर्जी कम गिरी, एनर्जी कम गिरी तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली वो भी कम मिली। इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी कम मिली तो इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी गेन करने में कुछ समय लगेगा। अगर हम वेव थ्योरी के हिसाब से सोचे तो इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन की जितनी एनर्जी एक्वायर करने में कुछ समय लगेगा। वो समय कैसे निकाल सकते? मैं अगर इंटेंसिटी को लिखूं एनर्जी इनटू एनर्जी बाय एरिया बाय टाइम, तो मैं टाइम निकाल सकता हूं एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन इंटेंसिटी। एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर एक्वायर करना है तो इस एनर्जी को वर्क फंक्शन के बराबर लिख दो। ये एरिया अपना एटम जो होता है उसका एरिया ले लो और इंटेंसिटी जो भी लाइट की थी वो डाल दो। तो आप इस फॉर्मूले से वो टाइम निकाल सकते हो जितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से पहले। ये टाइम काफी सिग्निफिकेंट आता है, काफी बड़ा आता है अगर इंटेंसिटी कम हो। इंटेंसिटी अगर कम हो तो ये टाइम काफी बड़ा आता है। समझ में आ रही बात? नारायण कुछ पूछ रहा है सोलर पैनल का कॉन्सेप्ट। भैया वो करेंगे डिस्कस अपन बाद में, अभी अपन फोटो सेल पढ़ रहे हैं, अभी अपन जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। सोलर सेल अलग चीज होती है, उसको बाद में देखेंगे। तो पहले तो मैंने जो समझाया ये समझ में आया कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन्स को वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी एक्वायर करना है, ये एनर्जी जो है वो उन्हें वर्क फंक्शन के बराबर चाहिए तो उन्हें कुछ समय लगेगा अगर इंटेंसिटी कम हो। ये समझ में आ रहा है? यस या नो? Yes, sir. अरे ये एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के बराबर चाहिए तो आप इस एक्सप्रेशन से देख सकते हो कुछ टाइम लगेगा। पर जैसे ही लाइट गिरती है वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाते हैं। ये चीज समझ ही नहीं आ रही थी वेव थ्योरी के हिसाब से। लाइट की जो वेव थ्योरी होती है, ईएम वेव थ्योरी, उससे हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइट गिरते से करंट आ जाता है। ये हमको समझ ही नहीं पड़ रहा था। फिर आइंस्टाइन की थ्योरी से सोचा, तो आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट में फोटोन होते हैं, फोटोन एक पैकेट होता है पूरा एनर्जी का। तो हमने बोला कि अब अगर लाइट गिरी मतलब पूरा पैकेट आ गया, अगर उस पैकेट में इतनी एनर्जी की इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो आ जाएगा। लाइट गिरने में कुछ समय नहीं लगता, पैकेट पूरा गिरता है। आइंस्टाइन की थ्योरी के साथ पूरा एक बंडल ऑफ एनर्जी एक साथ आता है, तो वो पैकेट अगर सफिशिएंट एनर्जी का होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। समझ आया? तो जैसे लाइट गिरेगी वैसे इलेक्ट्रॉन आ सकता है आइंस्टाइन के हिसाब से। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? ये नहीं आया तो ना बोलो, बीच की सिचुएशन मत रखो यार। सर रिपीट कर दीजिए सर। रिपीट कर देते हैं, ठीक है? तो वेव थ्योरी के हिसाब से अगर लाइट गिरती है तो किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लेने के लिए कुछ समय लगेगा। ठीक है, ये वेव थ्योरी के हिसाब से देखते हैं। अब आइंस्टाइन के हिसाब से क्या है कि लाइट में पैकेट ऑफ एनर्जी, पूरा एनर्जी का एक बंडल एक साथ गिरता है। तो जैसे फोटोन गिरा वैसे पूरा एक पैकेट ऑफ एनर्जी गिरा। उस पैकेट की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के बराबर या ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। उसमें समय का तो रोल ही नहीं ना। आइंस्टाइन के हिसाब से तो पैकेट गिरा और पैकेट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई। इलेक्ट्रॉन को अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिली तो बाहर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ टाइम का रोल ही नहीं है फिर, समझे? तो आइंस्टाइन के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही फोटोन गिरे वैसे इलेक्ट्रॉन आ जाए, पर वेव थ्योरी के हिसाब से ऐसा नहीं हो पा रहा था। समझे? यस सर। ये वेव थ्योरी में क्या सर? वेव थ्योरी में क्या मतलब, फिर से बोलो। हेलो हाँ सर, ये रिटर्न प्रूफ होता है क्या? मतलब फिर से बोलो।
सर ये वेव थ्योरी और आइंस्टाइन की ये थिंक बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ये वेव थ्योरी अलग क्यों है सर आइंस्टाइन की थ्योरी से, मतलब वो रिटर्न प्रूफ है क्या वेव थ्योरी? वेव थ्योरी मतलब कि लाइट को हम ईएम वेव मानते हैं। अभी आपने वो पढ़ा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो आप? आपकी क्लासेस लग रही वेव ऑप्टिक्स की, यस सर। वहां आपने क्या पढ़ा? व्हाट इज लाइट? लाइट दोनों होती है सर, एक तो वेव भी होती है और एक पैकेट। हाँ, वो तो अपन बाद में बोलते हैं, पर वेव होती है ना, तो वहां आप लाइट को वेव मान के चीजें समझाते हो। यस सर। वेव ऑप्टिक्स में जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उनको आप फोटोन मान के समझा ही नहीं सकते। वहां लाइट को अगर फोटोन मानो ना, एक पैकेट ऑफ एनर्जी मानो, तो उससे समझा ही नहीं सकते कि वो इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, मैक्सिमा मिनिमा क्यों बनता है। वो वेव मान के समझा पाते। वैसे ही यहाँ पर वेव मान की चीजें नहीं समझा पा रहे, यहाँ केवल पैकेट फोटोन मान के समझा पा रहे। ओके सर, तो ओके ठीक है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसी चीज है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसी चीज है जिसको लाइट को वेव मान के आप समझा नहीं पाते। क्लियर? यस सर। ओके, तो यही मैंने बताने की कोशिश करी थी यहाँ पे कि अगर लाइट को वेव मानोगे ना तो टाइम लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। समझा नहीं पाते का मतलब क्या, यही बता रहा हूं मैं कि टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, और प्रैक्टिकली टाइम लगता नहीं। प्रैक्टिकली जैसे लाइट गिरती है वैसे ही फोटोन, वैसे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल जो हो रहा है वो समझा ही नहीं पा रहे अगर लाइट को वेव मान लो। यही कह रहा था मैं यहाँ पे कि वेव मान के हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा नहीं पाते। चलिए, तो पहला पॉइंट अपन ने समझा कि जैसे लाइट गिरती है वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। दूसरा पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट, if the frequency of incident light, if the frequency of incident light, if the frequency of incident light is less, if the frequency of incident light is less then a particular frequency, ब्रैकेट में लिखो, then a particular frequency, ब्रैकेट में लिखो, which is property of material of cathode, which is property of material of cathode, which is property of material of cathode. If the frequency of incident light is less than a particular frequency, ब्रैकेट में कुछ लिखा है अपन ने, आगे लिखिए, then no photo current is observed, then no photo current is observed for any intensity of light, then no photo current is observed for any intensity of light, then no photo current is observed for any intensity of light. क्या सेंटेंस लिखा है अपन ने? आप सेंटेंस समझ गए क्या, क्या लिखा है अपन ने? सेंटेंस समझाइए मुझे। चलो, The threshold frequency. हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करिए। मैं पूरा सेंटेंस पढ़ के बता सकता हूँ सर कि अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के अगर और कम दे दी फ्रीक्वेंसी तो फिर एमिशन नहीं हो पाएगा। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। नहीं दिखता, बिल्कुल सही है ना। जो लाइट होती है, लाइट की करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, उसको अपन एफ लिख सकते हैं या न्यू लिख सकते हैं। लाइट को अगर वेव जैसा माने तो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आता ही आपको। लाइट को पार्टिकल मान के उसकी फ्रीक्वेंसी अपन बोलते हैं कुछ। तो लाइट की जो भी फ्रीक्वेंसी है जिसको अपन न्यू या एफ भी बोलते हैं, न्यू और एफ, ये एक पर्टिकुलर लिमिट से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक दिखता ही नहीं है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ कोई करंट नहीं आता। तो सेकंड पॉइंट मैंने बताया आपको कि इफ फ्रीक्वेंसी को, चलो मैं न्यू से लिख रहा हूँ, तो न्यू एक लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी से कम हो, दैट लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शॉर्ट में अपन लिख देते हैं पी डबल ई मतलब पी फॉर फोटो, ई इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता ही नहीं है अगर फ्रीक्वेंसी कम हो थ्रेशोल्ड से।
एंड इसी को करस्पॉन्डिंग अगर मैं वेवलेंथ में कन्वर्ट करूं, इसी को करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ में कन्वर्ट करूं, तो वेवलेंथ अगर बड़ी होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता है अगर फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से कम हो या वेवलेंथ एक लिमिट से ज्यादा हो। ये जो लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी इसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो लिमिटिंग वेवलेंथ इसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलो, तो ये तो अपना ऑब्जर्वेशन हुआ। अब इसका एक्सप्लेनेशन, अगर हम वेव थ्योरी के हिसाब से सोचे, लाइट की वेव थ्योरी ईएम वेव मान के लाइट को सोचे, तो वहां फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं होता एनर्जी का। वहां हम समझा ही नहीं सकते ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी पे एक लिमिट है या वेवलेंथ पे एक लिमिट है, हम समझा ही नहीं सकते वेव थ्योरी से, बिकॉज वेव थ्योरी में फ्रीक्वेंसी का रिलेशन नहीं रहता कुछ एनर्जी से। तो ये फंस जाते हैं अपन वेव थ्योरी के हिसाब से। तो आइंस्टाइन के हिसाब से सोचे तो आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि लाइट में क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि जैसे ही एक पैकेट गिरा और उस पैकेट में एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके बराबर या ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अभी अपन ने बात करी थी, फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे जब अपन, हमने बात करी थी ना कि इफ एनर्जी ऑफ फोटोन, जो ये एनर्जी जो है जो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, जो फोटोन गिर रहे हैं उसकी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर रहा है, ये अगर बड़ी हुई या एटलीस्ट बराबर हुई वर्क फंक्शन के, तभी फोटो इलेक्ट्रिक भी दिखेगा। फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम आउट, इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो उसको जो एनर्जी मिली वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए या कम से कम बराबर होनी चाहिए। सही बात है क्या? यस। एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिख सकते हैं अपन ने पढ़ा था, एनर्जी ऑफ फोटोन h लैम्डा होती है, वो भी लिखा हुआ भी है। या आप c लैम्डा को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, इसको h न्यू लिख सकते हो। ये h न्यू या h लैम्डा वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो जो न्यू है आप इस h से उधर डिवाइड कर दीजिए, तो न्यू should be greater than equal to phi by h. न्यू should be greater than equal to phi by h. न्यू pi by h से ज्यादा होना चाहिए। बस यही जो कॉन्सेप्ट है यही तो सेम लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। न्यू अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आए इसलिए न्यू से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब इफ न्यू इज लेस देन pi by h, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। यही पॉइंट तो लिखा था हमने, देखो आइंस्टाइन के हिसाब से भी हो रहा है कि एक लिमिट होना चाहिए फ्रीक्वेंसी की, जिससे कम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और प्रैक्टिकली भी वही ऑब्जर्व करा हमने। तो आइंस्टाइन के पॉइंट से और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन सेम ही। तो इससे हमको एक चीज और समझ में आ रही है कि वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दिस इंप्लाइज दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो phi by h है। ये भी हमें समझ में आया। क्या ये क्लियर है? चलिए, तो आइंस्टाइन की थ्योरी से भी हमें वही चीज समझ में आ गई जो हमने प्रैक्टिकल ऑब्जर्व करा। हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा जब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट गिराते हैं तो हमें पता चला कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता। और आइंस्टाइन की थ्योरी से भी वही आ रहा है। तो एक तरह से आइंस्टाइन की फोटोन थ्योरी सही सही एक्सप्लेन कर दी चीजों को, और वेव थ्योरी से हम समझा ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आ रहा है पॉइंट समझ में? Yes. ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन भी मिल गया हमको। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट वर्क फंक्शन अपॉन h, वर्क फंक्शन अपॉन h। अच्छा, ये वर्क फंक्शन अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा, मेटल की प्रॉपर्टी होगी वो। तो वर्क फंक्शन अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा, इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगी। तो यही अपन ने ब्रैकेट में लिखा था विच इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ऐसा कुछ लिखा था अपन ने। तो यही चीज यहाँ समझ में आ रही, वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट। फिर मैं एच बाय लैम्डा लेके भी तो लिख सकता था एनर्जी को। मैंने अभी एच न्यू लेके चीजें समझी, मैं एच बाय लैम्डा लेके समझता, और एच बाय लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। तो मैं यहां से लिख सकता हूँ लैम्डा, लैम्डा को पहले जाओ 5 नीचे आओ, लैम्डा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एच अपॉन 5। इसका मतलब इफ लैम्डा बड़ा हो गया एच बाय 5 से, लैम्डा से छोटा होना चाहिए, मतलब इससे बड़ा हो गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा।
तो वही चीज यहाँ पे समझ में आ रही थी। इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, देखो ये सेम चीज है, हमको समझ में आ गया कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज नथिंग बट, यहाँ पे फाई लिखना चाहिए था मुझको, सॉरी, Sc/5। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज नथिंग बट Sc/5। तो किसी मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं अगर हमें उसका वर्क फंक्शन पता है। वर्क फंक्शन अपॉन h कर दो तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। वर्क फंक्शन hc अपॉन वर्क फंक्शन कर दो तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिल जाएगी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अब आप निकाल सकते हो। क्या क्लियर हो रहा है? हाँ सर। हाँ, वेरी गुड, ओके। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक का कुछ बेसिक चीजें देखी। अभी अपन ने ऑब्जर्वेशन कुछ देखे, कुछ और ऑब्जर्वेशन देखेंगे अपन। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये जितनी चीज पढ़ी वो अच्छे से समझ में आ जाए, फिर अपन आगे के और ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, लिखिए, नोट करिए क्वेश्चन। लाइट ऑफ वेवलेंथ 1000 angstrom, light of wavelength 1000 angstrom is falling on a metal surface. Light of wavelength 1000 angstrom is falling on a metal surface. Is falling on a metal surface. Work function of metal is 1 electron volt. Work function of metal is 1 electron volt. Work function of metal is 1 electron volt. State whether photoelectric effect will be observed or not. State whether photoelectric effect will be observed or not. आपको बताना है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा, बताइए। आपको बताना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा, बताइए। मानसू का आंसर आया मेरे पास, ओके। ओके सृजन, आपका आंसर आया, नयन का भी कुछ आंसर आया है, दोनों अलग अलग आंसर दे रहे। चलो, कई आंसर आ रहे हैं मेरे पास, मैं भी सॉल्व करता हूँ। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। हमें जो वर्क फंक्शन दिया है क्वेश्चन में वो दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो जो लाइट गिराई थी उसकी वेवलेंथ कितनी थी? 1000 एंगस्ट्रॉम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब दिखता है कब नहीं दिखता है? अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो, वर्क फंक्शन तो दिया ही है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो। वो कैसे निकालेंगे? एनर्जी ऑफ फोटोन वो निकालने का मैंने तरीका बताया था कि 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये हो जाता है एचसी की वैल्यू अपॉन वेवलेंथ लिख दो एंगस्ट्रॉम में। अगर आपको फोटोन की एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में तो आप 12420 वो एचसी की वैल्यू हो जाती है, उसमें आप वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में रख के डिवाइड कर दो तो एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप देखिए ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी। 1000 से ऊपर डिवाइड कर लो तो आ रहा है 12.420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ज्यादा एनर्जी फोटोन की। तो वर्क फंक्शन तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और ये तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा एनर्जी है। इसका मतलब क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा है वर्क फंक्शन से, दिख रहा है साफ साफ एनर्जी ऑफ फोटोन 12 है और ये तो 1 ही है, तो वो ज्यादा एनर्जी ऑफ फोटोन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। आंसर आएगा ऑब्जर्व होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी सीन।
आया क्या समझ में ये? बताइए, क्लियर हो रहा है? यस। अच्छा, तुमको मैंने मेटल का वर्क फंक्शन दिया था यहाँ पे, तो मैं इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी तो पूछ सकता हूँ। वर्क फंक्शन दिया है ना मैंने, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ सकता हूँ मैं। निकाल सकते हो आप? हाँ निकालिए, लिखिए इसी क्वेश्चन में आगे, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मेटल, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मेटल, बताइए। फ्रीक्वेंसी पूछिए, फ्रीक्वेंसी, ध्यान से फ्रीक्वेंसी पूछिए मैं। मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है, वो होती है वर्क फंक्शन अपॉन एच, लिखा है वर्क फंक्शन अपॉन, निकाल लो वर्क फंक्शन अपॉन एच, मेरे पास यहाँ बीच के स्पेस है, यहाँ कर देता हूँ मैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वर्क फंक्शन जो दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच। कितना रखूं, एच की वैल्यू क्या रखूं, बोलो। सर एच तो वही रख दो, फाइ को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट कर दो, 1.6 into 10 to the power minus 19। बिल्कुल सही कहा। हाँ, क्यों करूं कन्वर्ट, क्यों करूं? सर ये स्टैंडर्ड नहीं है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। हर्ट्स में स्टैंडर्ड नहीं मतलब यूनिट SI नहीं चाहिए ना। तो जो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही, हमें ना SI में वैल्यू रखना चाहिए, तो एनर्जी को SI में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा 1.6 10 to the power minus 19 जूल अपॉन, ये जूल में एनर्जी हो गई अपॉन क्या था नीचे, वर्क फंक्शन था ना, सॉरी एच था, तो 6.63 into 10 power minus 34। अब आ जाएगा हर्ट्ज में आंसर, ठीक है। बस तो जब आंसर आ जाएगा इससे थोड़ा सा कैलकुलेट करके, चलो। तो आप लोग ये समझ गए कि किसी भी मेटल का अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वर्क फंक्शन पता हो तो, और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिए तो वर्क फंक्शन निकाल सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। वेवलेंथ के साथ भी ऐसा ही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा कब नहीं होगा, ये दोनों चीज बता सकते हो आप, है ना। और हमको एक और चीज समझ में आ गई कि आइंस्टाइन की थ्योरी से जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हो रहे थे वो समझा पा रहे, और वेव थ्योरी से समझा ही नहीं पा रहे थे अपन, तो कुछ इतनी चीजें अपन ने समझी। चलिए अगला ऑब्जर्वेशन पे आते हैं अपन, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो अपने जो ऑब्जर्वेशन चल रहे थे उसमें नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, when intensity of incident light, यहाँ लाइट जो गिर रही है उसकी इंटेंसिटी, when intensity of incident light is increased, when intensity of incident light is increased, more photocurrent is observed, more photocurrent is observed, उसकी इंटेंसिटी हम आते हैं फोटो करंट बढ़ जाए, मोर फोटो करंट इज ऑब्जर्व, जो लाइट यहाँ फॉल कर रही थी उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ज्यादा फोटो करंट आता है, प्रोवाइडेड, आगे लिखिए उसमें, प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, provided frequency is greater than threshold frequency। यहाँ जो लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, और अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा थी तो फोटोइलेक्ट्रिक दिखेगा और करंट बढ़ जाता है। कोई रीजन का, कोई इसका समझा सकता है कि क्यों हो रहा है ऐसा? बिल्कुल सही सर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इंटेंसिटी का मीनिंग हमने यहाँ रिलेट करा था ना, नंबर फोटोन से होता है। ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा फोटोन गिर रहे पर सेकंड, ज्यादा पर सेकंड फोटोन गिरे तो उतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकते पर सेकंड तो करंट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा चल पाएंगे, सिंपल सी बात है। आ रहा है सबको क्लियर ये? यस सर। यस सर। चलिए वेरी गुड, है ना।
ओके, फिर अगला ऑब्जर्वेशन हमने क्या करा, हमने ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था यहाँ पे और जो करंट आ रहा था ट्यूब में आई, इसके बीच में ग्राफ बनाया। मैं एक बना रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा ग्राफ बनाने के लिए। तो हमने एक ग्राफ बनाया बिटवीन द फोटो करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई। जो हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं ना, उसको ग्राफ बनाया। तो जो ग्राफ आया वो कुछ ऐसा है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तब भी करंट था, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते गए तो करंट बढ़ा और अल्टीमेटली करंट कांस्टेंट हो गया। जब इस बैटरी का पोटेंशियल अपन बढ़ा देगा, इसको वेरिएबल ले लिया अपन ने, इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ा रहा है, तो क्या हो रहा है कि पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते करंट बढ़ रहा है और एक लिमिट पे जाके करंट कांस्टेंट जैसा हो गया। एक लिमिट पे जाके करंट कांस्टेंट जैसा हो गया, फिर करंट नहीं बढ़ रहा। उस करंट को बोलते थे अपन सैचुरेशन करंट। आई नॉट लिखना है मैंने, आई नॉट का मतलब है सैचुरेशन करंट। तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, जब पोटेंशियल 0 है तब थोड़ा सा करंट है, जैसे जैसे पोटेंशियल ज्यादा लगा रहे करंट बढ़ रहा है। हमने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये पोटेंशियल कर क्या रहा था, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा था यहाँ पे, am I right? इस पोटेंशियल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, सही बात है क्या? इस पोटेंशियल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, सही बात है क्या? Yes, यस sir. सर। है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो इलेक्ट्रॉन को वहां खींचा था। जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले वो एनोड पे क्यों गए, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींचा था। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो भी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनमें कुछ एनर्जी हो सकती है, उनमें कुछ एनर्जी हो सकती है, तो उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच पा रहा है, उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच पा रहा है। लेकिन एनर्जी इतनी नहीं है कि सारे पहुंच पाए, सबके पास इतनी एनर्जी की नहीं सब पहुंच पाए। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को और पुल करा। एक बार जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे वो सबके सब अगर आप कैथोड की तरफ से एनोड पुल कर लोगे तो करंट और ज्यादा आ सकता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचा। जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे वो सबके सब वहां पहुंचने लग गए, जितने निकले उतने ही यहाँ पहुंचे। तो अब और थोड़ी चार्ज बढ़ सकता है फ्लो होने वाला। एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकले, एक सेकंड में 10 ही पहुंच गए, तो अब 11 थोड़ी आ सकते हैं वहां पे, तो करंट भी लिमिट पे पहुंच जाएगा ना, इसलिए करंट सैचुरेट हो जाएगा। इसलिए करंट एक लिमिट तक बढ़ते 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 कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट करंट ये बता रहा है जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सबके सब यहाँ पहुंचने लगते हैं। आ रहा है क्या समझ में? बिल्कुल विशाल सही बोल रहे हो, विशाल बोल रहा है ऐसा सेमीकंडक्टर में भी होता था। हाँ, वहां पे भी आपने शायद ट्रांजिस्टर में ऐसा पढ़ते हैं, वहां पे सेमीकंडक्टर में यहाँ भी कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उधर पुल हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ने सारे इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए तो करंट सैचुरेट हो गया। समझे? तो हम ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, जीरो पोटेंशियल पे कुछ इलेक्ट्रॉन ही पहुंच रहे थे, पोटेंशियल बढ़ाया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे हैं। ये हमें ये भी बता रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले वो सब आइडेंटिकल नहीं है, ये भी समझ में आ रहा है। आइडेंटिकल होते तो जीरो पर कुछ ही इलेक्ट्रॉन क्यों पहुंच रहे, सारे पहुंचते एक जैसे होते। तो अगर आइडेंटिकल होते, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे वो एनर्जी में आइडेंटिकल होते तो सब एक साथ पहुंच जाते। तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आइडेंटिकल नहीं है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। आ रहा है क्या आपको ये? सर जो इलेक्ट्रॉन है वो जो इलेक्ट्रॉन बीच में भी रुक जाता है क्या जाते टाइम? हाँ, उनके पास एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम होने की वजह से क्या होता है कि जिससे से थोड़ी दूर गए, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आया, है ना। इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आया। अब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करता है अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, उन पर अट्रैक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती जा रही है। तो दूर जाते जाते इनकी स्पीड कम होते 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 हो सकता है स्पीड 0 हो जाए, तो फिर वहां से वापस आ जाएगी। ठीक है, और जिनमें ज्यादा स्पीड थी, जिनकी एनर्जी ज्यादा थी, वो उनकी स्पीड 0 नहीं हुई और वो यहां तक पहुंच गए। जब यहां पहुंच जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन इस पाथ के थ्रू यहां आ सकता है। समझे? बात समझ में आएगी कुछ? हाँ सर, आगे। है ना। तो हमको एक और चीज ये भी क्लियर हो रही है यहाँ पर कि जो जीरो पोटेंशियल पे करंट पूरा नहीं आ रहा और पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट ज्यादा आ रहा है। इससे ये भी समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सब सेम एनर्जी के नहीं थे, अलग अलग एनर्जी के।
ये क्लियर हो रहा है? अलग अलग एनर्जी के, तभी तो ऐसा हो रहा है। गुड मॉर्निंग सुनील। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर बस हाँ हाँ आराम से। हाँ बच्चे क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, तो अब इस ग्राफ को एक काम करते हैं, अभी फिलहाल यही रुकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। नेगेटिव पोटेंशियल से क्या होता है वो भी अपन समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन पूरे ग्राफ का देखेंगे अपन। ठीक है, तो आज अपन यही रुकते हैं। आप लोगों का काम है कि आप स्कूल लेवल की जो भी बुक है आपके पास उससे पूरा अच्छे से पढ़ कर आओ, कोई सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए। थ्योरी होती है इसमें, ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इसमें हमारा बच्चा क्या क्या वो बता देता हूँ। एक तो इस ग्राफ का पूरा एक्सप्लेनेशन बचा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है वो बचा है, तो प्लीज पढ़कर आइएगा। फिर हम पढ़ने वाले हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, वो पढ़ेंगे अपन, वो पढ़कर आइएगा। और ये 2-3 चीजें मेनली है, बाकी तो फिर छुटपुट चीजें हैं सब। और रेडिएशन प्रेशर पढ़ लेना, वो नहीं पढ़ाया आज अपन ने, आज नहीं पढ़ा, वो अपन कल पढ़ेंगे रेडिएशन प्रेशर। तो ये चीज आप पढ़कर आइएगा। क्लियर? जी सर। यस सर। थैंक यू सर। है ना? हाँ थैंक यू सर। मुझे होस्ट बना